हेलो दोस्तों, आप सभी को डिजिटल साइंस सब में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स। टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर ग्राफिकल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। और आज के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, आपको एनालिटिकल मेथड जो है सदिश योग का विश्लेषणात्मक विधि जो है आपको क्लियर से क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्या करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल में जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, उसमें लिखिए डिजिटल साइंस हब, या फिर नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट मेरे चैनल में आप पहुंच सकते हैं। आप वहां से पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये टॉपिक हम लोग का है सदिश योग का विश्लेषणात्मक विधि, यानी एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर को, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ग्राफिकल में हम लोग पढ़े थे कि कोई दो वेक्टर दिया है तो उसका रिजल्टेंट एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी उस रिजल्टेंट वैल्यू का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, वो फाइंड किए थे हम लोग ग्राफिकल विधि से। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसी चीज को अगेन, रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा, रिजल्टेंट जो मान होगा, उसका जो मान होगा फार्मूला के विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस रिजल्टेंट वैल्यू का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का हम लोग फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो मानकर चलिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है, जो किसी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर क्या है, आश्रित है, ठीक है। तो अब ये दोनों को क्या करना, हमको ऐड करना है। तो क्या किया जाएगा, आप यहाँ पर चाहे तो ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पैरेललोग्राम लॉ से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के नियम से क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ट्रायंगल के नियम से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो आपका वेक्टर ए यहाँ पर है, थोड़ा और नीचे बना लीजिए इसको, वेक्टर ए है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। ये आपका वेक्टर बी है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में दो वेक्टर होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, और वो भी क्या होता है, थर्ड साइड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है ना। यानी ये आर यहां पर क्या हुआ, ए प्लस बी, तो यही आपका रिजल्टेंट है। अब हम इसमें करते क्या चीज है कि जो यहां पर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। और आगे बढ़ा क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये मान लीजिए एन है, यहाँ का पी है, और इसको मान लीजिए क्या चीज, जी, ठीक है। तो ये देखिए वेक्टर ए, ये बी, ठीक, यहाँ पर लंब हो गया, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम धंधा फिलहाल में नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है कुछ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, सॉरी 10th में क्या किए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, या 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा आप लोगों का। तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का उपयोग करके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या चीज है, हमको आर का वैल्यू फाइंड करना है, नहीं। और आर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये पूरा साइड और ये पूरा साइड हमको ज्ञात करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इस रिजल्टेंट वैल्यू को अगर ये देखें तो ये जो है, ये जो आर है वो किस समकोणित में पड़ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में पड़ रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पड़ रहा है ओ एन क्यू में पड़ रहा है।
तो इसको निकालने के लिए आपको ON भी मालूम होना चाहिए और NQ भी मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कुछ भी मालूम हमें नहीं है। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उपयोग करते हैं। स्टेटमेंट लिखना है तो आप लोग PDF से लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हम लिखे, अगर मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बनाना है तो यहाँ पर जो एंगल हो क्या है, थीटा है। तो अब बता सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, NQ, हाइपोटेनस क्या है, PQ है। तो हम लिख सकते हैं NQ बटे में PQ, ठीक है। देखिए आप इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करें, क्या करें हम लोग, क्रॉस मल्टीपल करें तो यहाँ पर NQ जो होगा वो आपका होगा PQ इंटू साइन थीटा। यस या नो। आप देखिए तो PQ क्या है, वेक्टर B है। PQ क्या है, B है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि NQ इक्वल टू B इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर B वेक्टर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि B जो है इस साइड का लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। सिमिलरली आप चाहे तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार Pn है, कर्ण क्या है, PQ है। हम लिख सकते हैं Pn अपॉन PQ, ठीक है। तो देखिए अगेन क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ इंटू कॉस थीटा। PQ का फिक्स वैल्यू क्या है, आपका है B इंटू कॉस थीटा। आपका ये Pn मिल गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ मिला और एक हो यहाँ मिला। तो आगे जो है रिजोल्यूशन में जो इसका है, आगे वेक्टर का जो रिजोल्यूशन होता है उसमें हम लोगों का सबसे ज्यादा उपयोग इसी का होता है। तो यहाँ से जो Pn का वैल्यू मिला, ये जो वैल्यू होगा वो B cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा B sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो होता है B cos थीटा और परपेंडिकुलर लाइन होता है B sin थीटा होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये देखिए, आप इस बड़ा ट्रायंगल में चलते हैं, ये साइड पूरा मिल गया, A प्लस B इतना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब समकोण त्रिभुज या राइट एंगल क्या चीज ONQ में। तो देखिए तो यहाँ पर OQ क्या है, OQ क्या है, आपका हाइपोटेनस है। इसके बाद NQ ये क्या चीज है, आपका परपेंडिकुलर है और बेस के पास चले तो OA आपका क्या है, बेस है ना। तब यहाँ पर देखिए तो अब पूरा लिखा जाए OQ होल स्क्वायर NQ होल स्क्वायर। अब ON में दो चीज है, OP और प्लस में PN है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं OP प्लस PN का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते इतना तक। चलिए तब यहां सॉल्व कीजिए। OQ का वैल्यू क्या है भाई, R है। तो यहाँ पर हम लोग R स्क्वायर लिखते हैं और वेक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर इसलिए नहीं लिखेंगे कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए वेक्टर अब हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए NQ का वैल्यू निकालने हैं B sin थीटा। हम लिख सकते हैं B sin थीटा होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्लस OP का वैल्यू क्या है, A। अब PN B cos थीटा है, तो B इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए तो R स्क्वायर ये स्क्वायर जाएगा, दोनों पर जाएगा, B स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व किया जाए तो R स्क्वायर इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या होगा, A को यहाँ पर साइड कर लिए,
ये देखिए b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, दोनों b स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन लिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब प्लस 2ab cos थीटा हो गया। अब देखिए फॉर्मूला तो जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 जब होता है तो यहाँ देखिए अब तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1, कितना ट्रिग्नोमेट्री आता होगा प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपको जो है वो फॉर्मूला ये हटेगा तो सट जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपका बन गया रिजल्टिंग यानी परिणामी सदिश का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना। यही क्या आपका परिणामी सदिश का आपका फॉर्मूला है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? यहां से हम लोग क्या किए, एक बार फिर से देख लीजिए। ये दो वेक्टर था, दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ के अनुसार से अरेंज किए। ट्रायंगल लॉ के अनुसार से ये दो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। इतना किए। यहाँ इस लाइन को क्या किए एक्सटेंड किए, बढ़ाए था। और बढ़ाए तो क्या किए इस क्यू पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाले। नहीं, जब क्यू पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया तब क्या हो गया आपको यहाँ पर एक मिल गया ट्रायंगल। आपको आर का वैल्यू निकालना है तो आर इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में है। तो बड़े वाले समकोण ना ही हमको ये मालूम था ना ही हमको ये मालूम था। तो पहले इन दोनों का वैल्यू ज्ञात किए, ठीक है ना। और ज्ञात करने के बाद अब बड़े त्रिभुज में चलिए। समकोण त्रिभुज है, ये आपका कर्ण है हाइपोटेनस है, ये आपका आधार है बेस, और ये आपका लंब है परपेंडिकुलर है, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से आप यहाँ तक पहुंच गए, जिससे आपको मान चाहिए क्या चीज, ये वाला चीज मालूम चल गया। तो ये दो क्या चीज सदिश के दो वेक्टर के रिजल्टेंट वैल्यू का क्या होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वैल्यू का क्या होता है फॉर्मूला होता है। क्या होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। क्या होता है 2ab इंटू कॉस थीटा होता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। तो आप ये जब हो गया तब हम लोग इसका क्या करेंगे डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि भाई ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो मान कर चलते हैं कि ये जो वैल्यू है वो आपका फाई मान ली, ठीक है ना। तो अब यही ना डायरेक्शन बताएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस एंगल का वैल्यू निकालेंगे। ये फाई का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वैल्यू, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। समझिएगा, लिख सकते हैं परिणामी सदिश की दिशा। अब यहां पर देखिए डायरेक्शन निकालना हो तो ये फाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये फाई निकालने के लिए बड़ा त्रिभुज देखिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई कि tan फाई लिख सकते हैं tan फाई। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं तो ये बड़े वाला त्रिभुज में या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक मिनट फिर से लिखते हैं त्रिभुज ONQ में नाम दे दीजिए, क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो tan फाई इक्वल टू तो इस कोण के सामने बड़े त्रिभुज में ये लंब कहलाता है और ये आधार कहलाता है। तो लिख सकते हैं QN बटा में ON। यस या नो? यस। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू देखिए QN बटे में ON में दो चीज है OP प्लस में PN। तो हम लिख सकते हैं OP और प्लस में क्या चीज है PN लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट किया जाए तो देखिए tan फाई ON का वैल्यू B sin थीटा है। क्या है B इंटू साइन थीटा। OP का वैल्यू क्या है OP का वैल्यू A है, PN का वैल्यू B इंटू कॉस थीटा है।
तो आपको ये डायरेक्शन मिल गया, tan फाई इक्वल टू बी इंटू साइन थीटा प्लस ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। कोई इसको इनवर्स में भी लिखना चाहता है डायरेक्ट, फाई का वैल्यू होता है tan इनवर्स बी साइन थीटा बटे में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप लोग 11वीं क्लास में हैं, आप लोग इनवर्स अभी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए ये भी निकल सकता है, आराम से ये निकाल सकते हैं। क्लास 10 पे यहाँ से वैल्यू फाइंड किए हैं नहीं, आप लोग जानते होंगे कि अगर दे दिया कि tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा, बोल सकते हैं 45। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है ना। लेकिन इनवर्स में बोला जाएगा तो इनवर्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो आपका यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, आप उसी की याद रखिए, यहाँ पर एक दिशा मिल गया, किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट ए में, ठीक है ना। ये फाई का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में है, रेस्पेक्ट टू ए, वेक्टर ए। तो कोई प्रॉब्लम। तो ये था आपके दो वेक्टर्स के बीच के रिजल्टेंट वैल्यू का क्या चीज, मैग्नीट्यूड और उनकी दिशा यानी एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अभी आप इसको नोट करिए, अभी हम इसमें और केस बताने वाले हैं, कौन कौन का क्या केस निकल सकता है, ठीक है ना, स्पेशल कुछ केस आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी फॉर्मूला को क्या करते हैं, थोड़ा और आगे केस में स्पेशल केस देखते हैं, उन लोगों का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। जो कंडीशन होगा पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो जो हम लोग आर निकाले थे, तो वो निकाले थे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या चीज है, कॉस थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड था, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाण, ठीक है। और हम लोग एंगल निकाले थे, एंगल जो डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो एंगल tan फाई, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फाई की जगह अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर था आपका मिला था b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा मिला था, यही मिला था आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ देखते हैं केस मेन यहाँ से बहुत सारा बढ़िया ही क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव निकलता है, जो आपको आईआईटी या फिर जे या फिर क्या चीज आपको पीएमटी में काम आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब थीटा पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, 0 डिग्री हो तो क्या होगा, सोचिएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि साइन अगर 0 होता है तो वो क्या होता है, 0 होता है, सॉरी साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, 0, और कॉस 0 डिग्री पर क्या होता है, 1। पढ़ेंगे, इतना टेबल आप लोग को मालूम होगा ही कि साइन थीटा 0 पर 0 होता है और कॉस 0 पर क्या होता है, 1। आप इसमें अगर रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी आर जो निकालते हैं, वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1, तो मिल गया 2a इंटू बी। ये क्या है भाई, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। यहाँ पर आपका r हो गया, तो r इक्वल टू क्या मिला, a प्लस बी मिला। r इक्वल टू क्या मिला, a प्लस बी मिला। क्या मिला, a प्लस बी, ठीक है ना। अब देखिए अगला केस, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखे तो, थीटा का वैल्यू 180 रखे तो क्या होगा। देखिए साइन 180 भी क्या होता है, 0 ही होता है। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। साइन 180 क्या होता है, 0, क्या होता है, 0, और कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर रखिए, यहाँ पर देखिए अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू
बी, और 180 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -1। तब यहाँ पर निकालिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू क्या होगा बी होगा ना। तब यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r यहाँ मिल जाएगा a माइनस बी। अब देखिए ये जो r है वो मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो r है वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना, क्या है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। क्या है मैक्सिमम वैल्यू है और क्या है आपका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, देखिए क्लियर हुआ। तब यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो आपका r का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर देखिए r का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस बी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है और सबसे ज्यादा लेस होता है क्या चीज a माइनस क्या होता है a माइनस b होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कब होता है जब थीटा का वैल्यू 180 से छोटा और 0 डिग्री से क्या हो बड़ा। 180 से छोटा और 0 से क्या हो बड़ा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कब मैक्सिमम वैल्यू होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होता है 0 डिग्री पर। ठीक है, कब मिनिमम वैल्यू होता है तो मिनिमम वैल्यू होता है 180 डिग्री। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब लास्ट पॉइंट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है। ये जो मेन केस है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आते हैं जेईई में। ठीक है ना, इसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा यहीं पर। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं तो बताइए कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। सोचे होंगे क्या होता है भाई 1 होता है। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है भाई 0 होता है। तब आप यहां से r निकालिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। cos थीटा है ना क्या होगा 0 होगा। तब यहाँ पर r इक्वल टू क्या मिलेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपली हम लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर एंगल की बात करें तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है b साइन थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। ठीक है ना, तो tan फाई b साइन 90 मतलब 1 a प्लस cos 90 मतलब 0। तो क्या मिलेगा b बाई a। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो गया b बटे में a। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां से 3 केस निकला, समझ में क्लियर हुआ। अगर 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है रिजल्टेंट वैल्यू का, 180 पर सबसे कम होता है और 90 पर देखो तो सिंपली ये क्या होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार से बन जाता है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले क्या किया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को दो बराबर बल 10 न्यूटन का लग रहा है और उनके बीच का कोण क्या है 60 डिग्री है तो उनका परिणामी बल क्या होगा। ठीक है, सपोज दैट यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है भाई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, इस पर दो बल लग रहा है। एक बल इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, एक बल इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, जिसके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। बीच का कोण क्या है 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसका परिणामी बल क्या होगा। तो दोनों तरफ बराबर नीट लग रहा है तो यहां जाहिर सी बात है कि इसका बल इधर जाएगा परिणामी बल। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला जो है आपको ट्रायंगल लॉ में भी एप्लीकेबल होगा और पैरेललोग्राम लॉ में भी क्या होगा एप्लीकेबल होगा। जो रिजल्टेंट वैल्यू या फिर डायरेक्शन का बात है वो दोनों जो है
वो दोनों केस में लागू हो सकता है, ट्रायंगल में भी लागू हो सकता है और पैरेललोग्राम में भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, हमको इसका वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू निकालना है भाई, इसका वैल्यू निकालना है। वेक्टर ए एक दे दिया है और ये वेक्टर आपका बी दे दिया है। ठीक है ना, तो अब देखिए पैरेललोग्राम के नियम के अनुसार से ये भी कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन होगा। यस या नो। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है भाई कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये भी क्या होगा, वेक्टर ए होगा। तो देखिए यहाँ से ये वेक्टर ए, ये देखिए ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो यहाँ लग गया ट्रायंगल का। तो फिर से लिखेंगे R इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या चीज, कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60। आप सोचिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, पढ़ लिख रहा है ना, बताइए भाई। तो ये तो 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 100 और cos 60 का वैल्यू होता है कितना, 1/2। 2 क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 300। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 100। तो ये जो होगा 100 का 10 निकल जाएगा, √3 हो जाएगा न्यूटन। ये इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है ना, क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू होगा। एंगल की बात की जाए, ये एंगल वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। ये एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज बना जिसका 2 भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि tan फाई इक्वल टू होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। माना कि तो tan फाई इक्वल टू b का वैल्यू क्या है भाई, 10 है, sin 60। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, √3/2 होता है ना। 10 है प्लस 10 है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ये हो गया कितना, 5। ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और यहाँ tan फाई आपका हो जाएगा, ऊपर देखे तो 5√3 और नीचे हो जाएगा 15। तो 5 3 15 कटता है √3 में। यहाँ पर देखिए 1 मिनट फिर से, ये 15 हो गया, ये क्या था, 3 में हो गया। तो आपको tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल। तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, 1/√3। 1/√3 कब होता है भाई, इस डिग्री पर होता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हुआ, वैल्यू फाइंड करने के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत नहीं है तो एक न्यूमेरिकल और चलेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं। और वो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड a प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b, then find the angle between a and b, then find the angle between vector a and vector b। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे मस्त क्वेश्चन है, मस्त समझते हैं ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और इसका वैल्यू बताना है कि वैल्यू क्या होगा। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। थीटा मानते हैं, थीटा एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन 0 डिग्री होगा, सी ऑप्शन 180 डिग्री होगा, डी ऑप्शन 120 डिग्री होगा।
ये 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या होगा? देखने से क्या लग रहा है? देखने से आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? चलिए मतलब इसका समझते हैं, ये कह क्या रहा है? ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पहले ये चीज समझते हैं। तो ये देखिए ये अलग अलग है, ये चीज क्या है? ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। दो वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वेक्टर रिजल्टेंट क्या होता है आपका? ऐसे होता है। तो ये दो वेक्टर का क्या है? रिजल्टेंट है। क्या है भाई? रिजल्टेंट है, ठीक है ना। और ये क्या है? अलग अलग, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मान है, और ये बी का मान है। ये ए का मान है और ये क्या है? बी का मान है, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं दोनों का क्या है? ये रिजल्टेंट है। तो इस केस में ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड आर। यस या नो? ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम इसको ऐसे सिंपली वे में r इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और अभी आप पढ़े हैं कि a प्लस बी कब होता है? a प्लस बी होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब थीटा इक्वल टू क्या हो? 0 डिग्री हो। क्या हो भाई? जब थीटा का मान क्या हो? 0 डिग्री हो। समझ में रहा ना? क्लियर हुआ? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये वाला होगा। कोई प्रॉब्लम? ऑप्शन क्लियर हो गया? ऑप्शन क्या होगा? 0 डिग्री। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस कंडीशन में दिया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग सदिश का वेक्टर की क्या है? मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जो है इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है कि नहीं है? इसको हम इतना न लिखा हम आर लिख सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है। इसको हम सिंपली आर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है मतलब कि कोई ना कोई एक वैल्यू होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और अभी आप प्रीवियस थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि ये कब होता है? तो ये जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं आप। मैग्नीट्यूड जो होता है a प्लस बी और लेस देन a माइनस क्या होता है? b होता है, पढ़े हैं ना। तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, कोई बोल सकता है कि भाई आप इसका वैल्यू बताइए। ये आपका है मॉड a माइनस मॉड b, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा? और इस केस में एंगल का वैल्यू क्या होगा? आप सोचिए, इस केस में एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो ये सेम प्रोसेस, ये है रिजल्टेंट वैल्यू और ये अलग अलग के क्या है? मैग्नीट्यूड है ना। मॉड इसलिए बाहर लगाया गया है ताकि ये जो भी वैल्यू निकले वो माइनस में, ध्यान दीजिएगा, तो वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव निकले। तो आर अगेन मिलेगा ए माइनस बी। ए माइनस क्या है? बी मिनिमम है, और मिनिमम कितना होता है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो क्या करें? कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। यानी कि सदिशों क्या करेंगे? सबट्रैक्शन निकालेंगे कि कैसे सबट्रैक्ट किया जाता है। धन्यवाद।